एवरीवन, हम लोग पार्ट 7 करते हैं अब लक्ष्मीकांत का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में गिवन है। और ये चैप्टर 42 से लेकर 53 तक ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक में दे रखी हैं। लेकिन इस चैप्टर को या इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बारी पार्ट 7 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और पार्ट 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानते हैं। इन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले ये तो हम पढ़ लेंगे, चलो क्या होता है, लेकिन हमें ये भी तो समझना पड़ेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, जुडिशल बॉडीज़ क्या होती हैं, क्वासी जुडिशल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है। तो एक बारी हम लोग डिफ्रेंशिएट करना सीख लेते हैं पहले कि अलग अलग जो बॉडीज़ होती हैं उनका पर्पस क्या होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, उनका मैंडेट क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, जुडिशल, क्वासी जुडिशल, रेगुलेटरी बॉडीज़, इन सारी बॉडीज़ के बीच में एक बार हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं। और फिर जो दो मेजर बॉडीज़ के जो पार्ट्स गिवन है हमारी लक्ष्मीकांत के अंदर, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, एक तो ये और दूसरा ये जो मैं आपको बता रहा था पार्ट 8 नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, चैप्टर 54 से लेकर 63। तो ये फिर आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। रिस्पेक्टिव बॉडीज़ एंड पावर, ये जो दे रखी हैं बॉडीज़ और इनकी पावर्स और जो फंक्शंस के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इजी हो जाएगा अगर आप एक बारी डिफरेंस सीख जाओगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी क्या होती हैं। तो वेरियस बॉडीज़ के बारे में एक बारी हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर हम लोग आराम से पार्ट 7 से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टार्ट करेंगे और पार्ट 8 तक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तक आएंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मतलब क्या होता है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ सिंपली वो बॉडीज़ होती हैं, नेम से ही आपको पता लग रहा होगा, जो अपनी पावर्स और अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से लेती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की बात कर रहे हैं। तो वो बॉडीज़ जो अपनी पावर्स और अथॉरिटीज़ को डिराइव करती हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। अब इस बात का क्या मतलब है, अपनी पावर्स और अथॉरिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करना? इसका मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, वो टेक्स्ट लिखा गया था, उसके अंदर इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में पहले से ही मेंशन था, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन बॉडीज़ के बारे में एक तो मेंशन करा था, मेंशन करने के साथ साथ इन बॉडीज़ की पावर्स और फंक्शंस को भी लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने। तो देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दे आर स्पेसिफिकली मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से मेंशनड है। और कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होने का मतलब क्या है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इनके ऊपर इन बॉडीज़ का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल भी है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन का कोई आर्टिकल है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का कोई आर्टिकल है, यूपीएससी का कोई आर्टिकल है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल ट्राइब, इन सब के एक रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी बॉडीज़ होती हैं। जैसे सपोज़ करो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बुक लिखी थी तो उन बॉडीज़ के बारे में स्पेसिफिकली यहाँ पर एक एक डेडिकेटेड चैप्टर है, और उन्हीं चैप्टर से रिलेटेड उन बॉडीज़ के बारे में मैंशनड है। और बॉडीज़ के बारे में मैंशन तो है ही, साथ में उन बॉडीज़ के रिलेटेड आर्टिकल्स भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो वो बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। क्यों? क्योंकि इसी बुक में उन बॉडीज़ की फंक्शंस के बारे में और पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। मतलब वो बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अपनी फंक्शंस को और अपने पावर्स को इसी बुक से डिराइव करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से डिराइव करती है। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हमने देखा इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट के अंदर खुद मेंशन्ड है, तो अगर इनके पावर्स या फंक्शंस को कभी भी फ्यूचर गवर्नमेंट्स कोई चेंज करें, ध्यान से सुनना ये वाली बात, अगर इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की पावर्स को या फंक्शंस को कोई फ्यूचर गवर्नमेंट जो है वो चेंज करना चाहती हैं, तो वो ऐसे ही चेंज नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से चेंज कर देगी। उसके लिए एक टफ प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, और वो टफ प्रोसीजर क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा और उसी बिल से ये इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के पावर्स और फंक्शंस को चेंज कर जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होता है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सिंपल इतना समझाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में दोनों हाउसेस से बिल पास होता है, लोकसभा से भी
और राज्यसभा से भी अगर किसी भी हाउस में वो बिल अटक जाता है या पास नहीं हो पाता तो वो बिल डाइल्यूट हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनके पावर्स और फंक्शंस के अंदर अगर किसी भी गवर्नमेंट को चेंज लेकर आना है तो दे शुड ब्रिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दूसरी बात, जैसे सपोज़ करो किसी गवर्नमेंट को एक बॉडी क्रिएट करनी है और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि हम इस बॉडी का स्टेटस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस हम लोग इसे देंगे, मतलब हम लोग उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ तो ऑलरेडी डिसाइडेड थी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। जो ये सपोज़ करो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है तो इसके अंदर तो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ अलॉन्ग विद देयर पावर्स और उनके फंक्शंस ये तो मेंशन है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट में। तो कोई भी जो गवर्नमेंट है वो कैसे क्रिएट कर सकती है एक पर्टिकुलर बॉडी को और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकती है। तो देखो ये चीज़ भी पॉसिबल है, ये चीज़ भी अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से पॉसिबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन में चैप्टर नंबर 49 में, ये चैप्टर पहले नहीं था, ये 6th एडिशन में आया है। इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करी गई है। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करी गई है। तो इसमें ये बताया गया है कि 102nd अमेंडमेंट एक्ट आया था, गवर्नमेंट उसको लेकर आई थी। 2018 में अमेंडमेंट एक्ट आया था और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वैसे तो देखो सेटअप हुई थी 1993 में, ठीक है। 1993 में जो बॉडी थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सेटअप हो चुकी थी, लेकिन थ्रू 102nd अमेंडमेंट एक्ट 2018 का ये जो बॉडी थी NCBC, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, ठीक है। इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, मतलब अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से क्या हो सकता है, हमने दो बातें जानी। एक तो एक बॉडी क्रिएट करी जा सकती है जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे सकते हैं। दूसरा, अगर ऑलरेडी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड है और हमें उसके पावर्स में, स्ट्रक्चर में, उसके मैंडेट में या उसके फंक्शंस में अगर कोई भी किसी भी तरह के अगर हमें चेंजेस लेकर आने हैं तो द ओनली वे अवेलेबल टू अस इज़ थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच शुड बी रेटिफाइड बाय बोथ द हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। प्रोसीजर क्या होता है ये तो हम बाद में जानेंगे क्योंकि यहाँ पर मेंशन था तो एक बार हमने देख लिया। हमने एक और इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के साथ जुड़ी हुई कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो उनके हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ उनके साथ एक रिलेटेड आर्टिकल भी मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में, जैसे सपोज करो ये आर्टिकल XYZ है तो इस आर्टिकल में इस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में मेंशन्ड है, उसके पावर्स के बारे में मेंशन्ड है, उसके फंक्शंस के बारे में और जनरल बॉडी के स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो इसी तरीके से ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की लिस्ट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है और उसके साथ रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। जैसे आर्टिकल 76 मेंशन करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, मतलब कैग के बारे में, 165 एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, 243M स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, 243ZE मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, 263 इंटर स्टेट काउंसिल, 280 फाइनेंस कमीशन, 279A गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अब ये, 306 इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स कमीशन, 315 UPSC और SPSC के बारे में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 324 इलेक्शन कमीशन। और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 7 के बारे में डिस्कस करना। सबसे पहला चैप्टर यही दे रखा है लक्ष्मीकांत में। उसके बाद 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 338B इसी के बारे में देखो मैं आपको बता रहा था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। इसको ही 102nd अमेंडमेंट एक्ट जो था 2018 के अंदर जो आया था उससे इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया था। उसके बाद 337 शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, 340 बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, 344 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट और 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव आर्टिकल्स। ये देखो ये सारे आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं
और हर एक आर्टिकल अपने साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को मेंशन करता है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का अगर आप टेक्स्ट खोलोगे कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ पर आपको उसका पावर्स, फंक्शंस, ठीक है, पावर्स, फंक्शंस, स्ट्रक्चर और मैंडेट या एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो आप ये वाला पॉइंट देखो, यही मैंने आपको बताया था, अगर आपको इन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मैकेनिज्म अगर किसी भी तरीके से चेंज करना है, स्ट्रक्चर में अगर चेंज लेकर आना है, तो आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? आपको रिक्वायरमेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आने की थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच शुड बी पास इन बोथ द हाउसेज, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए वो बिल, तभी जाके एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, कैग, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, एसटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, इनमें अगर किसी भी तरह का चेंज लेकर आना है तो वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में तो हमने पूरी इन्फॉर्मेशन जान ली। अब दूसरी तरह की जो बॉडीज़ होती हैं, दो तरह की बॉडीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड होती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं होती, दो तरह की बॉडीज़ होती हैं जनरली। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, दूसरा जो जैसे पार्ट 8 हमारे लक्ष्मीकांत में दे रखा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वो वाली बॉडीज़ होती हैं जिनको हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कई लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से कैसे अलग हैं। तो देखो, कोई डिफरेंस नहीं है, आप उनको चाहे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहो या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहो, एक ही बात है। अब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी बॉडीज़ होती हैं? नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल विच आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर। तो मतलब ये वो बॉडीज़ हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टेक्स्ट था, जो बुक थी, उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है ये वाली बॉडीज़, इनको किसी और तरीके से बनाया गया है। अब किसी और तरीके से अगर बनाया गया तो वो मैकेनिज़्म क्या था जिस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा बॉडीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, इनको क्रिएट करा गया है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को। तो देखो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आप दो कैटेगरीज़ में बाइफरकेट कर सकते हो। एक तो होती हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़। देखो, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ना स्टैच्यूट से बनती हैं, ये देखो स्टैच्यूट से बनती हैं। अब स्टैच्यूट का जो सिंपल मीनिंग होता है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, स्टैच्यूट लॉ की एक टर्म है। स्टैच्यूट का सिंपल सा मतलब होता है लॉ या फिर ये एक्ट से बनती है। अब ये एक्ट बनाता कौन है? ये एक्ट हमारे देश में पार्लियामेंट पास करता है, दोनों हाउसेस से, लोकसभा से और राज्यसभा से। जब एक कानून बन जाता है, एक एक्ट बनकर पास होता है, तब जो बॉडी को बनाया जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होने की मदद से, या आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट में एक कानून जब बनता है, एक एक्ट या लॉ जब पास होता है, उसके बाद अगर कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फिर क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? हाँ, स्टैट्यूटरी बॉडी को आप नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या फिर आप उसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कह सकते हो। दूसरी तरीके की जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है, देखो, सरकार, ठीक है, सिंपल सा मतलब सरकार, और सरकारी एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। डिफरेंस हम लोग जानेंगे बाद में कि लेजिस्लेचर जैसे लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी होती है, और इम्प्लीमेंट करने का काम होता है गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के एजेंट्स का। और जुडिशरी में हमारे पूरे देश के जितने भी कोर्ट्स होते हैं अलग अलग लेवल पे वो आते हैं। लेजिस्लेचर जो होता है वहाँ पर पार्लियामेंट की जनरली बात करी जाती है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस की, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो गवर्नमेंट अपने डिसीजन से, अपने ऑर्डर से पास कर जो बॉडीज़ क्रिएट करती है ना, उसको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। देखो, बॉडीज़ क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, सरकार के ऑर्डर से। जब ये जो सरकार की जो टीम होती है उसको हम लोग कहते हैं ना कैबिनेट। तो जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, जब कैबिनेट मेंबर्स के जैसे हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर हेडेड बाय द कैबिनेट एक बॉडी को एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से, एक ऑर्डर से पास करके बनाते हैं, तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। ध्यान से सुनना आप, एग्जीक्यूटिव बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी से कैसे अलग है? इसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने पास करा था, मतलब वोटिंग हुई थी, लोकसभा में डिबेटिंग हुई थी, ये बिल फिर लोकसभा से पास हुआ था, फिर ये राज्यसभा में गया था, वहाँ पर भी वोटिंग हुई थी, डिबेट हुए थे। जब दोनों हाउसेस ने इसे पास कर दिया था,
तब जाकर ये बॉडी बनी थी, स्टैचुटरी बॉडी। लेकिन एग्जीक्यूटिव बॉडी में आप एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर पार्लियामेंट का जिक्र ही नहीं होता है, पार्लियामेंट की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर किसी बॉडी को आपने एग्जीक्यूटिव बॉडी कह दिया तो भूल जाओ कि पार्लियामेंट का रोल यहाँ पर कुछ भी होगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही बॉडी का रोल रहता है, वो होता है एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है, जो होता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। सरकार और जितने भी सरकारी एजेंट्स हैं, जो उनके आप कह लो कि मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो मिलकर ये बॉडी बनाते हैं, ठीक है। तो उस बॉडी को हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो फटाफट से अगर 10 सेकंड में हम लोग रिवाइज करें इसको, क्या होता है, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड है, एक होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन्ड नहीं है, और इनको हम लोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी कहते हैं। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दो तरह की होती हैं। स्टैट्यूटरी बॉडीज़ विच आर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट, मतलब एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा, बॉडीज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, अगर आप उसको कहो तो वो होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। अब जब हम फर्दर बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे ना, अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, अब आपके लिए आसान हो जाएगा ये टेक्स्ट। दूसरी बॉडीज़ हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़, और हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दो तरीके की बॉडीज़ होती हैं, या तो वो स्टैट्यूटरी भी हो सकती हैं, दूसरी वो एग्जीक्यूटिव भी हो सकती हैं। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। अब तो हमें इस चीज़ में कोई डाउट नहीं है, क्यों होती हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन ही नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में मेंशन नहीं है तो इनको बनाया कैसे गया है, दे आर क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और जो मैं आपको बोल रहा था, इन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को हम लोग, जो कानून होते हैं उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में बोलते हैं स्टैट्यूट। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पेलिंग देख लो आप, स्टैट्यूट। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इसलिए हैं बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय स्टैट्यूट, एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, या अगर आप उनको कहो एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, सेम ही बात है। अब क्योंकि ये जो बॉडीज़ हैं वो अपनी पावर और फंक्शंस को स्टैट्यूट या फिर पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ से डिराइव करती हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़। एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज करो एक बॉडी है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर हम इसको कह रहे हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, तो जाहिर सी बात है ये पार्लियामेंट के किसी ना किसी एक्ट की मदद से बनी होगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, इस बॉडी को 1988 में सेटअप करा गया था और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी गई 1992 में। तो पार्लियामेंट का उस टाइम पे एक एक्ट पास हुआ था, सेबी एक्ट 1992, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। अभी देखो ये एक्ट पास हुआ, एक्ट पास होने के बाद इस बॉडी को पावर्स एंड फंक्शंस मिले अपने, और ये बॉडी फाइनली एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि पार्लियामेंट में एक बिल आया होगा, सेबी बिल 1992। उस बिल को दोनों हाउसेस ने पास करा होगा, लोकसभा और राज्यसभा। पास होने के बाद जब कोई बिल होता है तो वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब जब ये एक्ट बन गया तो ये बॉडी एग्जिस्टेंस में आई, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की वजह से ये बिल बना था, स्टैट्यूट की वजह से, इसलिए इस बॉडी को हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। और कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं जो पार्लियामेंट की एक्ट की मदद से बनी हुई हैं, तो कुछ एग्जांपल हैं। एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो एनएचआरसी एक्ट की वजह से ये बॉडी बनाई गई थी। ऐसी यूआईडीएआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका आप आधार इशूज़ के साथ ये डील करता है, ठीक है, आधार इशूज़ के साथ ये डील करता है। उसके बाद है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और भी बॉडीज़ हैं अलग अलग। ये हम जब अलग अलग चैप्टर्स में देखेंगे इनके बारे में डिटेल में, तब हम जान लेंगे। तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में हमने ये डिस्कस करा, दे आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एंड क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नोन एज स्टैट्यूट्स। उसके बाद हम लोग पहले बात कर लेते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में। तो देखो, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, ये तो हमें पता ही है, और नॉन स्टैट्यूटरी भी होती है, मतलब दे आर नॉट क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो सिंपल सी बात है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कोई है, या जिसको अगर हम लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहें, एक सेकेंड, हाँ अब देखो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर कोई है, या अगर हम इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी कहें, ठीक है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो वो दो तरह की हो सकती है। मैंने आपको बताया था कैसे दो तरह की हो सकती हैं। एक हो सकती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी विच इज़ क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दूसरी हो सकती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनाई गई है, मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शन से बनाई गई है।
तो अगर कोई बॉडी, ध्यान से देखना, अगर कोई बॉडी जैसे सपोज़ करो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी तो है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन अगर कोई बॉडी पार्लियामेंट के किसी एक्ट से नहीं बनाई गई है और वो बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, तो वो उसका स्टेटस उस बॉडी का क्या हो गया? एक तो वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, और क्योंकि वो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से नहीं बनाई गई है तो वो नॉन स्टैट्यूटरी भी तो हो गई ना। अब अगर कोई बॉडी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टैट्यूटरी है लेकिन फिर भी वो क्रिएटेड बॉडी है, हम ये कह रहे हैं, तो उसका तो सिर्फ एक ही फंडा हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनाई गई थी, इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। और सिमिलर सी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, देखो, एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं और नॉन स्टैट्यूटरी होती हैं। अब जब हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम बात करते हैं नॉन स्टैट्यूटरी, इसका मतलब दे आर नॉट एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो बनाया कैसे गया इनको बनाया गया थ्रू एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन या फिर एक्शन, मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर से इन बॉडीज़ को क्रिएट करा गया है। अब क्या कोई प्रोसीजर है कि अगर गवर्नमेंट ने अगर एक ऑर्डर दिया है अपना, तो वो तो बन गई एग्जीक्यूटिव बॉडी, अगर एक बॉडी को क्रिएट करा है। अब क्या कोई प्रोसीजर है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी को हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, प्रोसीजर है। इस पे देखो क्वेश्चन भी बन सकता है, प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आपको आ सकती है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी कैन बी क्रिएटेड इनटू स्टैट्यूटरी बॉडीज़, और हो सकता है आप वहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओ। तो देखो, कन्फ्यूज़ मत होना, स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ को कन्वर्ट करा जा सकता है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर। कैसे? सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट में सरकार एक कोशिश करे कि वो एक बिल लेकर आ जाए, बिल पास हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा, वो लॉ बन जाएगा। जब वो कानून बन जाएगा तो सेम एग्जीक्यूटिव बॉडी बन जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। जैसे सपोज़ करो गवर्नमेंट ने वे बैक इन 2015-16 बोला था कि आधार एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट होगा। अब तो खैर ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट ने ये बोला था कि आधार को एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो जब सरकार ने ये बोला तो उसने अपना एक ऑर्डर, एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करा कि आधार को देखने के लिए, आधार की प्रॉपर फंक्शनिंग को, आधार कार्ड्स बनवाने के लिए, हम लोग बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को देखने के लिए हम लोग एक बॉडी को क्रिएट करने जा रहे हैं, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम लोग इस बॉडी को क्रिएट करने जा रहे हैं। तो तब तो ये जब बॉडी क्रिएट हुई तब तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन वाली बॉडी थी, मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, क्योंकि सरकार ने सिंपल सा एक ऑर्डर दिया था कि हम एक बॉडी क्रिएट करने जा रहे हैं जिसकी वजह से आधार कार्ड जो हैं वो मैंडेटरी हो जाएंगे। लेकिन बाद में एक सरकार कानून लेकर आती है जिसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास करवाया जाता है, और सेम बॉडी UIDAI अब बन गई है स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये हमने एग्जांपल से भी समझा, क्या एग्जीक्यूटिव कोई भी जो बॉडी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी बन सकती है? हाँ, बिल्कुल बन सकती है। कैसे? एक्ट या फिर लॉ की सहायता से, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में अगर एक बारी पास हो जाए तो वो बन जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी। और एग्जांपल क्या है एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के? पहले तो देखो, जो प्लानिंग कमीशन था वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी था। अब प्लानिंग कमीशन तो है नहीं, अब ये नई वाली बॉडी कौन सी है? नीति आयोग, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। तो जो पार्ट 8 है हमारी लक्ष्मीकांत का, हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखेंगे और इन दोनों बॉडीज़ को हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे, ठीक है। फिर लॉ कमीशन भी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ क्या होती हैं, कौन सी दो कैटेगरीज होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज़ विच आर क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट या फिर एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो दोनों हाउसेस में कोई पर्टिकुलर बिल पास हो जाता है तो जो बॉडी बनकर आती है उसको हम लोग कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज़। दूसरी होती है जो गवर्नमेंट का ऑर्डर जब पास होता है उससे जो बॉडीज़ क्रिएट होती हैं उनको हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडीज़। क्या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं? नहीं, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का एक और नाम क्या होता है? उनका नाम होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ठीक है। अब कुछ बॉडीज़ होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़। तो क्या होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़? देखो, सबसे पहले तो जैसे जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ थी जिनको पार्लियामेंट के एक्ट की मदद से बनाया गया था, तो सिमिलर वे में रेगुलेटरी बॉडीज़ भी वही होती हैं। रेगुलेटरी बॉडी एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ही होती हैं। तो क्वेश्चन फिर ये उठता है, अगर ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ही हैं, ये अगर लेजिस्लेटिव एक्ट की मदद से ही इस्टेब्लिश करी गई हैं, तो फिर ये
स्टैट्यूटरी बॉडी से अलग कैसे हैं, ये इनका सेपरेट टाइटल दिया ही क्यों रखा है कि रेगुलेटरी बॉडीज़, अगर मेंशन करना ही था तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ करके भी तो मेंशन कर सकते थे। तो देखो इसका रीज़न ये है, ये वो पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, ठीक है, पब्लिक या फिर वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जिनके पास ऑटोनॉमस अथॉरिटी होती है, मतलब गवर्नमेंट की निगरानी ना इन बॉडीज़ के ऊपर रहती नहीं है, इनको इंडिपेंडेंटली अपनी एक्टिविटीज़, अपने पावर्स और फंक्शंस को रेगुलेट करने दिया जाता है। इसलिए इन बॉडीज़ को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट देश को चलाने वाली पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं। सरकार अगर इंटरफेयर करेगी ना तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, और अगर कुछ गलत डिसीजन सरकार ने ले लिया तो हो सकता है इसकी वजह से देश को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, ठीक है। तो उस लॉस को अवॉइड करने के लिए इनको ऑटोनॉमस अथॉरिटी दी गई है, मतलब इंडिपेंडेंस होती है इनकी काफ़ी हद तक, गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होती है। तो समझ गए, वो बॉडीज़ जिनको एक्ट से तो बनाया गया है, लेकिन एक्ट से बनाया गया तो ये तो बन गई स्टैट्यूटरी बॉडीज़, लेकिन ये वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं जिनको सरकार ने ऑटोनॉमी दे रखी है, काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंस दे रखा है कि आपके जो भी मैटर्स हैं, जो भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं, आप उसको हमारी परमिशन के बिना काफ़ी हद तक, मतलब हम लोग आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, आप खुद अपने मर्ज़ी से अपने आप को रेगुलेट करो। और आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो कि देश में कौन से डिसीजंस लेने चाहिए जिससे देश को फाइनेंशियल लॉस ना हो, या फिर अलग अलग जो बॉडीज़ हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, अलग अलग गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं, वो अच्छे से रेगुलेट हो, ठीक है। तो कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ तो जैसे हमने देखा होती हैं पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज़ के अंडर आती हैं, ये मतलब दे आर पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, सरकार का आर्म होती हैं वो। देखो सरकार का अगर भले ही वो आर्म हो, लेकिन वो ऑटोनॉमस होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। लेकिन कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ ना इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होती हैं। देखो ऑटोनॉमस का मतलब ही इंडिपेंडेंस होता है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी है तो उसका मतलब तो है ही ये कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोनॉमस है, अपने डिसीजंस, अपने पावर्स एंड फंक्शंस को वो गवर्नमेंट की बिना परमिशन के एंजॉय कर सकती है। लेकिन कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ सरकार का पार्ट होती हैं, कुछ बिल्कुल ही प्राइवेट स्फीयर का पार्ट होती है, लेकिन उनको बनाती सरकार है। मतलब सरकार ने एक बार एक रेगुलेटरी बॉडी को बना दिया, एक स्टेटस दे दिया कि दैट पर्टिकुलर बॉडी इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी, और ये होती है इंडिपेंडेंट बॉडी। अब ये इंडिपेंडेंट कुछ जो बॉडीज़ होती हैं, मैं अगर आपको फटाफट से समझाऊँ, ये सरकार का पार्ट नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुछ ऑडिट मैकेनिज़म्स के लिए बनाई जाती हैं। जैसे सपोज़ करो कोई सर्वे करना है या कुछ करना है, तो सरकार की हेल्प कर देती हैं सर्वे करने में, या कुछ एक तरीके से कहीं पर कुछ क्वेश्चनियर अगर कंडक्ट करवाना है किसी एरिया के बारे में, अगर कुछ हमें इन्फॉर्मेशन लेकर आनी है एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में, किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो सरकार को ये डेटा सप्लाई करने में हेल्प कर देती है। तो वो होती है इंडिपेंडेंट बॉडी। अब सरकार को अगर डेटा कलेक्ट करवाना है, डेटा कलेक्ट सरकार क्यों करवाएगी? ताकि अच्छे लॉस, अच्छे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बन सकें। तो आप खुद बताओ सरकार क्यों चाहेगी कि इनकी ऑटोनॉमी हम लोग छीनें या फिर इनका इंडिपेंडेंट स्टेटस हम लोग छीनें? इसलिए सरकार इन रेगुलेटरी बॉडीज़ की फंक्शनिंग में जो इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करती है, ठीक है। तो सम रेगुलेटरी बॉडीज़ आर इंडिपेंडेंस, इसका मतलब क्या होता है? दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट ब्रांच का ये पार्ट नहीं होती है। लेकिन कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब दे आर ईदर पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज़ का पार्ट, ठीक है। इनको क्यों सेटअप करा गया होता है? इनको इसलिए सेटअप करा गया होता है, देश में एक पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने के लिए, ठीक है। सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करने के लिए, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, नीचे देखो अगर आप, ये RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग डिसीजंस, मॉनेटरी डिसीजंस, या देश में फाइनेंशियल रिलेटेड जितने डिसीजंस हैं, या फिर कमर्शियल बैंक्स को अगर हमें रेगुलेट करना है, प्राइवेट बैंक्स को अगर हमें रेगुलेट करना है, ताकि बैंक्स का NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ना बढ़े और किसी भी तरीके से देश में घाटा ना हो, तो उस घाटे को अवॉइड करने के लिए ये जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे RBI एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स करती है, ठीक है। तो ये इनका रोल होता है। और लास्ट में क्या बताया गया है? लास्ट में देखो ये बताया गया है, इनके पास अथॉरिटी होती है नॉर्म्स को इस्टेब्लिश करने की और दूसरे एरियाज ऑफ बॉडीज़ को सुपरवाइज करने के लिए। जैसे RBI देखो इज़ द बैंकर ऑफ बैंक्स, ठीक है।
मतलब देश में अगर सबसे बड़ा कोई बैंक है तो वो आरबीआई है। इसके नीचे बाकी सारे बैंक्स आते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए, प्राइवेट बैंक्स हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स हो गए। तो जितने भी ये जो बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स या और भी तरीके के जो बैंक्स होते हैं, वो सारे के सारे उनको उनके लिए नॉर्म्स इस्टेब्लिश करने का काम और उनको सुपरवाइज करने का काम आरबीआई होता है। आरबीआई के डायरेक्शंस उनके ऊपर लागू होते हैं और बिना आरबीआई से पूछे या आरबीआई ने जैसे सपोज करो ये कुछ एक नॉर्म जारी करे थे कि इस पर्टिकुलर बैंक को इस तरीके से काम करना है, ये इतने से ज़्यादा XYZ% से ज़्यादा ये जो बैंक है ये किसी को लोन नहीं दे सकता, तो कोई भी जो अदर बैंक्स हैं वो इस रेगुलेटरी बॉडी की बात को टालेंगे नहीं और उन्हें जो भी रेगुलेटरी बॉडी ने जो नॉर्म्स डिसाइड करे हैं, जो भी प्रोसीजर ले डाउन करा है, जो भी इस बॉडी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो बाकी सारी जो सब ब्रांचेस की जो बॉडीज़ होती हैं उनको इन्हीं नॉर्म्स, प्रोसीजर्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। तो ये होती हैं रेगुलेटरी बॉडीज़। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं क्योंकि देश में कुछ एरियाज़, कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनमें सरकार अगर इंटरफेरेंस करेगी तो हो सकता है सरकार को इतनी नॉलेज ना हो और प्रॉफिट होने की जगह घाटा ज़्यादा हो जाए, जिससे जो नुकसान आएगा वो पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। तो सरकार कुछ ऐसी बॉडीज़ क्रिएट कर देती है जिनको वो कंप्लीट ऑटोनॉमी दे देते हैं, इंडिपेंडेंट पावर दे देते हैं, ताकि वो अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकें दूसरे बॉडीज़ को। तो ये दो तरह की हो सकती हैं, जैसे हमने डिस्कस करा। एक तो हो सकता है ये गवर्नमेंट के किसी ऑर्गन से या ब्रांच से जुड़ी हुई हो, मतलब ये पब्लिक और गवर्नमेंट एजेंसीज भी हो सकती हैं। जैसे आरबीआई एक गवर्नमेंट एजेंसी है ना, आरबीआई है तो एक तरीके से पब्लिक बैंक ही, ठीक है, लेकिन सबसे टॉप का बैंक है क्योंकि इसको रेगुलेटरी स्टेटस दे रखा है। सरकार इसकी फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस बहुत ही ज़्यादा कम कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑटोनॉमस स्टेटस है। और कुछ मैंने आपको बताया, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ क्रिएट कर देती है सरकार। इंडिपेंडेंट स्टेटस का मतलब ये है कि ये किसी भी गवर्नमेंट ब्रांच के साथ अटैच नहीं होते हैं। ये सिर्फ सरकार को टाइम टू टाइम डेटा या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है, जो सरकार को इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करे, तो उनके लिए भी कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ इंडिपेंडेंट स्टेटस के साथ बनाई गई होती हैं। लेकिन ज़्यादातर देखो, कुल मिलाकर बात यही है कि ज़्यादातर जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो गवर्नमेंट एजेंसीज या फिर पब्लिक सेक्टर वाली बॉडीज़ ही होती हैं, जैसे आरबीआई। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ के कुछ अगर हम लोग एग्जांपल डिस्कस करें तो एक है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम है सिक्योरिटीज़ और कैपिटल मार्केट को देखना, स्टॉक मार्केट वगैरह को संभालना। दूसरा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर्स लेना देश के अलग अलग बैंक्स के लिए, जैसे कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। उसके बाद नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड, इसका काम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंसिंग को देखना। फिर है IRDAI, इसका काम होता है इंश्योरेंस को देखना और इसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। कुछ और अगर बॉडीज़ की बात करें हम लोग तो एक है, फिर है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, इसका काम है पेंशन रिलेटेड मैटर्स को देखना। फिर है नेशनल हाउसिंग बैंक, NHB, हाउसिंग फाइनेंस को देखना। फिर है सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका काम है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को फाइनेंस करना। फिर है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये टेलीकॉम और टैरिफ्स रिलेटेड मैटर्स को देखता है। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, फिल्म्स को सर्टिफिकेशन देना और सेंसरशिप को लागू करना। फिर है FSSAI, ये न्यूज़ में बहुत रहती है, ट्राई भी रहती है इनफैक्ट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी मैटर्स को रेगुलेट करना, ठीक है। उसके बाद है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स एंड सर्टिफिकेशन को देखना है बड़े सारे प्रोडक्ट्स पे जो इसका टैग लगा होता है BIS का। और लास्ट में है BCCI, ठीक है, BCCI भी याद रखना है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका काम है क्रिकेट रिलेटेड मैटर्स को देखना इंडिया के अंदर और बेस्ट स्टैंडर्ड्स डेवलप करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जाना कि रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं और हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें। आप एक चीज़ याद रखना बस कि रेगुलेटरी बॉडीज़ स्टैट्यूटरी बॉडीज़ ही होती हैं, लेकिन इनका जो स्टेटस होता है वो ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ के साथ डील करती हैं जिनके साथ सरकार अगर इंटरफेरेंस करेगी तो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सरकार को लॉस हो जाए, तो इनको ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट पावर्स दे रखी होती है सरकार ने।